हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एओडी चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसमें एक टॉपिक रेट मेजर को कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। एक एक क्वेश्चंस, एक एक टॉपिक्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है ना। फंडामेंटल डेफिनेशन को हम लोग पहले जानते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इफ x1 x2 x1 is greater than x2 implies fx1 is greater than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to close interval a b। मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंटरवल a b में से दो एलिमेंट x1 x2 ले, कोई भी दो एलिमेंट इस इंटरवल में से, मान लिया कि x1 बड़ा है x2 से, ठीक है, और आने वाला जो आउटपुट है ना fx1 बड़े नंबर पे बड़ा है या उसके इक्वल आ जाए। देख लो आप, x1 ग्रेटर देन x2 है, x1 x2 से बड़ा है, तो उस केस में अगर जो आउटपुट है हमारा यानी fx1 है वो भी अगर बड़ा आ जाए, माने बड़े नंबर पर बड़ा और या फिर उसके इक्वल आ जाए, छोटा नहीं होना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं देन द फंक्शन fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल a कॉमा। तब ये फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इंटरवल में आपको इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू लीजिए, कोई भी दो वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू। अगर बड़ी वैल्यू इनपुट डालें तो फंक्शन का आंसर माने आउटपुट भी बड़ा या फिर जो छोटी वैल्यू है ना उसके इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। जैसे ग्राफ बना के हम समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, इस तरह का ग्राफ बना, ये आपने बनाया x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक, ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल है और ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ है। तो अब इस फंक्शन में हम कोई भी दो पॉइंट लें, जैसे मान लीजिए कि मैंने दो पॉइंट ले लिया इधर, एक पॉइंट ये हो गया मेरा x1, ये एक पॉइंट हो गया मेरे पास x। अब मुझे मालूम है कि x2 बड़ा है, x1 छोटा है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है ना वो x2 है और ये पॉइंट x1, कि हमने x1 को ग्रेटर किया। आपको दिख रहा होगा x1 तो बड़ा है x2 से। अब इस पे आने वाला जो आउटपुट होगा ना ये भी कितना हो जाएगा, fx1, और ये आउटपुट कितना हो जाएगा f। तो आपको दिख पा रहा हो कि बड़ी वैल्यू पे आउटपुट कितना आ गया, बड़ा आ रहा है, का मतलब fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आ चुका है। और अब अगर हम इस एरिया की बात करें, इस एरिया की पर्टिकुलर, तो इसमें इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है ये। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कहा, मान लीजिए कि ये पॉइंट x2 है और ये पॉइंट x1, तो अब आप कहेंगे कि सर इस पर जो वैल्यू आ रही है ना फंक्शन की fx2, और इसी पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है fx1, ये दोनों इक्वल है। तो कैसे है, इक्वल है। लेकिन कभी भी इस ग्राफ में जब आप बड़ी वैल्यू को लेते हो ना, बड़ी वैल्यू इनपुट करते हो, बड़ी वैल्यू, आउटपुट कभी भी छोटा नहीं आ रहा है, तो मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए इनपुट अगर ग्रेटर डालेंगे और आउटपुट भी ग्रेटर मिले या इक्वल मिल जाए, तो फंक्शन कैसा होगा। ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन। लेकिन अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन a comma b, then the function is increasing when f dash x is greater than equal to। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो हम
इंक्रीजिंग करने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर ले, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम को है ना, क्वेश्चंस को इसी से सॉल्व करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोग इससे सॉल्व करेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग के लिए लेकर चलने वाले। आई होप कि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेकंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अभी तो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन जाना, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो पहले उसकी भी फंडामेंटल डेफिनेशन जान लेते हैं। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, माने इनपुट में x1 बड़ा है और x2 छोटा, और फंक्शन की वैल्यू भी fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आ जाए, माने इक्वल टू को होल्ड ना करे, बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही आती जाए। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, b, और a, b हमने दो एलिमेंट x1, x2 जो है a और b में से लिया है, देन fx इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन a, b। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा आया, ठीक है। तो अब और ये मान लेते हैं कि इंटरवल में x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास, और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ। ये हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, और अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिया, कहीं से भी ले लो आप, तो इसको मैंने x2 बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने x1, कोई भी दो पॉइंट ले लो इस इंटरवल में, एनी टू पॉइंट। अब इस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा fx1। इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, आप क्लियर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर fx1 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ। का मतलब जब भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इस तरह के ग्राफ में, तो आप कहीं भी दो पॉइंट ले लो, उसमें बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही आने वाली। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, माने कहीं भी इक्वल टू को होल्ड ना करे तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। माने ऊपर जाता ही जाए, बढ़ता ही चला जाए, फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और वो भी कौन सा इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है in a, b, then the function is strictly increasing x greater than 0 होगा, f x greater than 0। और यही काम का है कि हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करते हैं ना, जब f x ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि कब इक्वल टू लगाएंगे और कब इक्वल टू ना लगाया जाए, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एनसीईआरटी में इसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो सारे प्रॉब्लम वो ग्रेटर देन लेके चलता है, मैंने वो क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू लगाने से और नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा सिर्फ इंटरवल का। इक्वल टू लगा होगा तो क्लोज इंटरवल आएगा, और इक्वल टू नहीं लगा होगा तो ओपन आएगा। तो आप तो क्या करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस में वो ओपन इंटरवल में ही आंसर देता है, आंसर हमेशा ओपन इंटरवल में। तो आपको क्या करना है कि जब भी वो क्वेश्चन वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना बोले, आपको हमेशा ग्रेटर देन लेके 0 चलना है। अगर इंक्रीजिंग बोलता है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है, दोनों ही केस में ग्रेटर देन लेके चलिए, और आप इंटरवल कौन सा लगाएंगे, हमेशा ओपन। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे या एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, उन सब में आपके ओपन इंटरवल लगा के क्वेश्चन वाले ने सॉल्व किया। तो आप इसमें उलझना मत कि क्लोज इंटरवल लगाएं या ओपन इंटरवल लगाएं, इक्वल टू लें या ना लें, आप तो बस इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि आप जरा ये समझिए कि ये फंक्शन मान लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या ये इंक्रीजिंग नहीं है, बिल्कुल है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा वो, इसीलिए हम ये केस लेके चलते हैं। तो इंक्रीजिंग अगर हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो इंक्रीजिंग भी होगा। तो इस इंटरवल के चक्कर में आप मत पड़ना, आप तो ओपन इंटरवल ही लगाना, यहाँ ग्रेटर देन लेके ही चलना, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में फंसते हैं। इस कंफ्यूजन का मैंने आपको इलाज बता दिया है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा इंक्रीजिंग फंक्शन था, जस्ट उसका अपोजिट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसमें हमारे पास क्या होगा, इफ x1 ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज
fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 आ जाए, माने बड़ी वैल्यू पे इनपुट अगर ग्रेटर डालते हैं और आउटपुट आपको लेसर मिलता है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इनपुट ग्रेटर डालने पे आउटपुट अगर लेसर मिल जाए फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, b, a, b में से कोई भी दो एलिमेंट लें और उसमें बड़ी वैल्यू पे आउटपुट हमको छोटा मिल जाए, इनपुट बड़ा डालें आउटपुट छोटा मिले, डिक्रीजिंग होगा। ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन होती है। कैसे होती है जरा इसको समझिए। मान लीजिए किसी फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया और वो ग्राफ ऐसा कुछ बना। ये मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू, ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू बी, और हमने इसके अंदर दो पॉइंट ले लिया है। पहले मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर 2, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने 1। आपको क्लियर, इस पॉइंट पे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस पॉइंट पे fx2 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है fx1 से। देख पा रहे हैं आप लोग क्लियर कि ये वैल्यू होगी fx1 की, तो बड़ी आउटपुट पे इनपुट कैसा आया, छोटा आ गया। तो अच्छा, यहाँ पर अगर चले हम इधर दो पॉइंट ले, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ले, जस्ट यहाँ ले लिया x2 और x1 लेते हैं, ये x2 है और ये x1 है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, इक्वल आ गई, fx1 इज इक्वल टू आ गया। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो आप देख पा रहे हैं कि बड़ी वैल्यू जब हम इनपुट करते हैं ना, तो बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू या तो छोटी आती है या उसके इक्वल हो जाए, या तो छोटा या उसके इक्वल हो जाए, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमने तो समझा दिया और ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है, ध्यान रखिए। अब इसकी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो कौन सी डेफिनेशन का यूज करेंगे, तो ये हमारे लिए काम की डेफिनेशन हुई। If the function is differentiable in a comma b, then the function is decreasing when f dash x is less than equal to 0। जब आपको डिक्रीजिंग प्रूफ करना होगा या इंटरवल फाइंड आउट करना होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, माने उसका डिफरेंशिएशन संभव है, तब हम लोग इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। और अगर डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए हमारे को फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तब हम लोग इस फंडामेंटल डेफिनेशन का यूज करने वाले हैं। आई होप कि आपको डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझ में आ गया और इंक्रीजिंग का मतलब समझ में। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, वो इक्वालिटी को होल्ड नहीं करेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। वही इफ x1 is greater than x2 and fx1 is less than fx2 for all x1, x2 belongs to a, b, then the fx is said to be strictly decreasing in a, b। आप देख पा रहे हैं ग्रेटर वैल्यू इनपुट डाल रहे हैं ग्रेटर, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, लेसर। का जब डायग्राम बनाएंगे आप, तो इसका डायग्राम मान लीजिए, डायग्राम अगर हम डायग्राम बनाते, मान लीजिए ये इस तरह का कोई डायग्राम, ये मान लेते हैं पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू, ये पॉइंट हो गया x इज, और इसमें अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, तो हमने कोई दो पॉइंट ले लिया, या हमने बोला x1 है, ये पॉइंट हमने ले लिया f1, x1, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास f2 की, ये वैल्यू आ गई हमारे पास fx1 की। तो अब आप क्लियर देख रहे हैं कि इस इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, उन दोनों पॉइंट्स पर हमारे को जो कंडीशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि fx2 इज ग्रेटर देन, जबकि हम पॉइंट की अगर बात करें x1 इज ग्रेटर देन x2। देखिए ग्रेटर वैल्यू पर आंसर क्या आ गया, लेसर आ गया, छोटा आ गया, बड़ी वैल्यू पर डिक्रीजिंग। और अब इसमें इक्वलिटी को होल्ड नहीं कर रहा है, ये होल्ड इक्वलिटी को नहीं कर रहा है, इक्वलिटी को होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वर्ड इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन a, b, then the function is strictly decreasing when f dash x less than g। इक्वलिटी को हटा लेंगे हम। अब जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, तो हम क्या करेंगे,
क्योंकि हमको जो आंसर देना है वो ओपन इंटरवल में देना है, ओपन क्लोज में हमारे को कंफ्यूज नहीं रहना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, इंक्रीजिंग का ये सिंबल होता है, डिक्रीजिंग का ये सिंबल होता है। कई बार हम लोग इसको शॉर्टकट यूज करें, इंक्रीजिंग माने ऊपर की तरफ, डिक्रीजिंग माने नीचे की तरफ। तो कई बार शॉर्टकट में मैं अगर ऐसा ग्रेटर देन बना, मतलब ऊपर की तरफ एरो बना दूं, आप समझ जाना इंक्रीजिंग की बात हो रही है, और नीचे की तरफ अगर एरो बना दूं तो डिक्रीजिंग का। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आपको चेक करना होगा तो आप एफ डेस एक्स, अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव करो और उसको ग्रेटर देन जीरो करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। इसी तरीके से एफ डेस एक्स लेस देन जीरो कर दो और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल यह है कि सर ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनइक्वालिटी पढ़ा रखा है। आप अगर जाएंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर आप, तो वहां पर आपको इनइक्वालिटी नाम से टॉपिक मिलेगा और वो बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह मैंने पढ़ा रखा है। इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ने से पहले आप इनइक्वालिटी को जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि हमारा काम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सिर्फ ये लिखना ही है। इंक्रीजिंग डेरिवेटिव करना वो भी हम आराम से कर लेंगे, और जैसे इंक्रीजिंग बोलेगा तो ग्रेटर देन जीरो और डिक्रीजिंग बोलेगा तो लेस देन जीरो कर लेंगे। मेन काम क्या है, इसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, जहां स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, और मैंने वहां इनइक्वालिटी को बहुत अच्छी तरह सीखना दिया है सॉल्व करना। तो आप वहां से जाके इनइक्वालिटी को पहले जरूर सीखिए। जब आप यकीन मानिए इनइक्वालिटी आप अच्छे से सीख लेंगे तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी तो अपन इसमें सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब आप यहाँ पर जब मेरे से पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इनइक्वालिटी को भी हमारे को आपने पूरा पढ़ लिया, आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती, एकदम आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं आगे, अब कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस है उनको जरा जान लेते हैं। जिसमें एक है मोनोटोनिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में डेफिनेशन क्या है इसकी मोनोटोनिक फंक्शन की, इफ अ फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, माने इनमें से कुछ तो होना है, कोई एक तो होना ही चाहिए, या तो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी है फंक्शन तो उसको क्या बोलेंगे, इन द इंटरवल ए कोमा बी कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। इन दैट उस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, मोनोटोनिक। क्लियर होगी बात, माने या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन मोनोटोनिक। तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होगा इफ अ फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ इज कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। माने कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही है तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। कैसे, एग्जांपल के लिए समझाइए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज, अब मैं क्या कहूँ आपसे कि ग्राफ बनाइए x बिलोंग्स टू 0 टू पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आता है ना, तो इंक्रीजिंग चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, उसका ग्राफ जैसा आपने देखा था इंक्रीजिंग फंक्शन का कुछ है, आप इस फंक्शन के अगर ग्राफ को देखेंगे तो लेफ्ट से राइट जाते समय ग्राफ पर अगर चलते समय आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन होगा इंक्रीज। लेफ्ट से राइट देखो ग्राफ को, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग, और अगर लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे की तरफ जा रहे हैं, मान लो हमने किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा, आप कहेंगे कि सर ये तो डिक्रीजिंग है, आप लेफ्ट से राइट जाते समय कहाँ जा रहे हैं, नीचे, और लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो आपको मालूम है साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है 0 से पाई के बीच में ही बनाना है। हम सिर्फ 0 से पाई के बीच में अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 0 होता है, ये पाई, इस इंटरवल के बीच में ये जगह आ जाएगी 2। तो अब आप कहेंगे कि सर इसके ग्राफ को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 0 से पाई/2 तक तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद अगर जा रहे हैं हम लोग तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट देखते समय कहाँ जा रहे हैं अपन, नीचे की तरफ, तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फंक्शन 0 से पाई/2 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही है,
और अगर दोनों ही हो रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? नॉन मोनोटोनिक। ठीक है। और अगर इसको मोनोटोनिक बोलना होता तो मोनोटोनिक बोलने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए फंक्शन यही होता, मुझे सिर्फ साइनस का ग्राफ 0 से π/2 में बनाना है, तो 0 से π/2 में साइनस का ग्राफ ये बनेगा, ये जगह π/2 0। अब ये कैसा है? केवल इंक्रीजिंग फंक्शन हो या केवल डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो उस केस में हमारा आंसर होगा फंक्शन का मोनोटोनिक। और अगर किसी इंटरवल में दोनों ही चीजें आ रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ रहा है, क्या होगा? नॉन मोनोटोनिक। का मतलब ये हुआ sin x इज इंक्रीजिंग इन x belongs to 0 to π/2, same sin x is decreasing in x belongs to π/2 to π। का मतलब हम ये कह सकते हैं sin x is नॉन मोनोटोनिक इन 0, कैसा हो गया? नॉन मोनोटोनिक। आई होप कि दोनों डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे काम की है, और वो है स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। क्या होते हैं स्टेशनरी पॉइंट और क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? ये दोनों बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो जरा ध्यान से समझ। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो। तो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। माने वो सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन रहा हो, वो सारे फंक्शन पॉइंट क्या कहलाते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है। फिर बात करते हैं कि सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्टेशनरी पॉइंट में सिर्फ जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा ना, सिर्फ वही पॉइंट लेंगे, सिर्फ वही पॉइंट लेंगे, वो स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होंगे जहां पर एफ डैश एक्स 0 तो होगा ही होगा, या फिर एफ डैश एक्स उस पॉइंट को भी आपको इंक्लूड करना है जहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट भी ना कर रहा हो। ठीक है। तो और लगा हुआ है तो यूनियन, दोनों को मिला के आंसर दें। तो वो पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट होंगे जहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो, साथ में एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और इन दोनों से मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन किसी कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, तो डेफिनेटली वो स्टेशनरी होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि स्टेशनरी में क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स 0। अगर आपसे क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि फाइंड पॉइंट वेयर फंक्शन इज क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट वेयर, तो उसमें आप ध्यान रखना क्रिटिकल बोल रहा है मतलब स्टेशनरी ऑलरेडी आ चुका है ना। तो जो पॉइंट क्रिटिकल होते हैं वो स्टेशनरी भी। बात समझ में आ गई? अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ और इस फंक्शन का आपको स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम एक बार इसको डेरिवेटिव करते हैं पहले। जैसे अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पावर आगे आ गया 2/3 2x माइनस की होल पावर 2/3 -1। ये 2x प्लस 1 एज इट इज, प्लस अब की बार ये टर्म एज इट इज रहेगी x माइनस की होल पावर 2/3 इंटू इस 2x प्लस 1 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का 2 और 1 का 0, तो हो गया डेरिवेटिव। अब इसको बस सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा, तो हो जाएगा 2/3 और ये बचेगा, इसको सॉल्व करने पर -1/3। क्या आएगा? -1/3। तो पावर जब -1/3 उसको नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू एक्स पावर x -2 की पावर 1/।
तो 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 टू द पावर 2/3 टू। अब इसको जरा एलसीएम वगैरह लेके फिर से सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो इस 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं हम लोग, प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब पावर आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस और 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। फोन में इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 1/। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू में 4x प्लस 2 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/। अब यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू में 4x प्लस 6x 10x, और ये मिलके हो गया माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 1/3। अब ऊपर से 10 कॉमन ले लिया हमने, तो 10 कॉमन लेते ही क्या बनेगा, x माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 1/। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया, माने ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हम क्रिटिकल निकालते हैं, उसमें स्टेशनरी भी एग्जिस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक बार एफ डैश एक्स को पहले जीरो रखते हैं, पहले देखते हैं एफ डैश एक्स जीरो एग्जिस्ट कहाँ नहीं करेगा। एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब इस एक्स की वैल्यू 2 बन जाए। ये जब जीरो बन जाएगा तभी तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स does not exist when x माइनस 2 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। और ये जीरो होने का मतलब क्या हो गया, हमारे उसको क्या मिल गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2। अब एक बार एफ डैश एक्स को जीरो रख के निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पूरा फंक्शन इक्वल टू 0, इट मीन्स 10 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। 1/3 इक्वल टू 0, ये पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो फाइनली बचेगा क्या, ये हमारे पास 10 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना, ये 1 है। टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, का मतलब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक तो जहां पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो वो आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, और एफ डैश एक्स 0 हो, तो ये तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या आया, जहां पर फंक्शन केवल 0 है, स्टेशनरी पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला बोले कि दिस फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, अगर ये बात बोलता है का मतलब आप ये समझ जाना एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहां फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को समझना, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम करते समय क्वेश्चन वाला लिखेगा कि ये क्रिटिकल नहीं है, द फंक्शन इज नॉट क्रिटिकल, हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि उस सब जगह डिफाइन है और एफ डैश एक्स कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का जरूर आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन बातों को जरूर ध्यान रखना, स्टेशनरी का मतलब क्या है, क्रिटिकल का मतलब क्या है। अगर किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट आपसे पूछ लिए जाए तो आपको पहला काम उसका डेरिवेटिव करना आराम से,
डेरिवेटिव करने के बाद आपको पहले चेक करना है कि उसमें एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट कब है, ठीक है। दूसरी बात, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करने पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वो चेक करना है, और वो जो पॉइंट्स आएंगे वो क्रिटिकल, और स्टेशनरी पॉइंट में सिर्फ एफ डैश एक्स के 0 रख के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इस क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी पोर्शन था ना, वो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आराम से आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय नोट्स की जरूरत पड़ेगी। इंक्रीजिंग का मतलब क्या था, डिक्रीजिंग का मतलब क्या था, आप जरूर इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजा आएगा। और लेकिन ये है कि आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए, तो पहले इनइक्वालिटी भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।